नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होम्योपैथिक दोस्त डॉक्टर निहार और आज हम लोग बात करेंगे एक डे टू डे रूटीन में होने वाली एक कॉमन समस्या के बारे में, जिसका नाम है कफ। कफ एक ऐसी समस्या है जिसको हम लोगों ने हर किसी ने अपनी लाइफ में फेस किया है। खांसी जिसे हम लोग कहते हैं, बहुत ही कॉमन समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले समझिए कि खांसी क्या सच में बीमारी है या कुछ और है। खांसी बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का संकेत है, बीमारी का बचाव है, हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए बॉडी ने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप किया है, वो है खांसी। जब हमारे में सब बॉडी में एक्स्ट्रा बलगम आ जाता है, कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाता है या गले में कोई टिंगलिंग सेंसेशन आता है, उसको साफ करने के लिए, उस बैक्टीरिया वायरस को साफ करने के लिए, एक्स्ट्रा बलगम को निकालने के लिए हमारी बॉडी एक मैकेनिज्म वर्क करती है खांसी के रूप में, और वो खांस के हम लोग उस चीज़ को बाहर पुल आउट कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं हम लोग कफ। तो कफ के जो अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें कॉमन कोल्ड एक कॉमन सिम्टम्स है, एक इन्फ्लुएंजा कॉमन सिम्टम्स है, ब्रोंकाइटिस की वजह से कफ हो सकता है, निमोनिया की वजह से कफ हो सकता है, वूपिंग कफ हो सकता है, एलर्जीज काफ़ी होते हैं उनकी वजह से हमें कफ हो सकता है, और अस्थमा एक बहुत बड़ा कारण है कफ का। GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसमें हमारे जो पेट के सिक्रेशंस हैं, HCLs हैं, वो तेजाब जो है वो ऊपर को आता है और हमारे गले में क्रीमी सेंसेशन कराता है, तो उस वजह से कफ हो सकता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है कफ का। साथ ही साथ में एनवायरमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं कफ के, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स से हो गया, या आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं है या बहुत ज़्यादा धूल है, तो ऐसे में बहुत कॉमनली कफ देखा गया है। एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में एक मेडिसिन कॉमनली यूज देखी गई है एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स से भी कफ का कई बार रिपोर्टिंग देखी जाती है। तो अगर किसी को एस इनहिबिटर्स की वजह से कफ है तो उसको इनहिबिटर बंद करने पर कफ कॉमनली देखने को मिलता है, रिजॉल्व हो गया है। अब हम लोग कफ के अगर टाइप्स की बात कर लें तो बेसिकली कफ दो टाइप के मिलते हैं देखने को। पहला कफ जो हम लोग को मिलता है वो होता है ड्राई कफ, मतलब सूखी खांसी, और दूसरा कफ होता है वेट कफ, मतलब बलगम वाली खांसी। तो दोनों को हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। बलगम वाली खांसी में हम लोग कॉमनली देखते हैं अगर सफ़ेद बलगम आता है, बिना पीला बलगम नहीं आता है, या हरा बलगम आता है, ऐसे अलग अलग किस्म से वेरिएशन होते हैं। तो सफ़ेद बलगम इंडिकेट करता है कि बॉडी की सिक्रेशन बढ़े हुए हैं, कोई एलर्जेंस की वजह से हो सकता है या कोई दूसरे कारण हो सकते हैं। लेकिन पीला बलगम और हरा बलगम कॉमनली शो करता है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या कोई बॉडी में फॉरेन बॉडीज, मतलब मोस्टली बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं, उस वजह से आपको पीला बलगम देखने को मिल सकता है। काला बलगम भी बहुत कॉमनली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन किसी किसी केस में फंगस इन्फेक्शन की वजह से जब बलगम निकलता है तो वो काला बलगम देखने को मिल सकता है। और अगर बलगम में रेडनेस है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। तो आज हम लोग कॉमनली बात करेंगे होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में कि होम्योपैथी किस तरीके से अप्रोच रखते हैं हम लोग बलगम के ऊपर। तो बलगम में जो ड्राई कफ की बारे में बात करते हैं पहले कॉमनली, तो ड्राई कफ में जो होम्योपैथिक दवाएं हैं उसमें बहुत अच्छी दवा काम करती है ब्रायनिया। ब्रायनिया हम लोग उस केस में यूज़ करते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा थर्स्टी हो, उसको प्यास काफ़ी लगती है, ड्राइनेस, उसके थ्रोट गला ऐसा सूख रहा होता है, और साथ ही साथ में उसके चेस्ट में एक पेन सा, दर्द सा रहता है, और उसको जो है पानी, काफ़ी ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, ज़्यादा मात्रा में वो पानी का इनटेक करता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग ब्रायनिया का यूज़ कर सकते हैं। ब्रायनिया की बात हो रही है तो साथ ही में एक मेडिसिन का नाम याद आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हम लोग जब यूज़ करते हैं जब कफ में बर्निंग हो, बर्निंग चेस्ट। हम लोग में एक डॉक्टर नैश हमारे बहुत अच्छे जो होम्योपैथिक गाइड रहे हैं, उन्होंने बर्निंग में फॉस्फोरस बहुत अच्छा रोल देखा है। तो अगर बर्निंग की वजह से चेस्ट में बर्निंग के साथ में कफ हो, और जो बर्निंग है और जो कफ है वो ठंडा पानी से आराम मिलता हो, तो ऐसे केस में फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में
2-2 बूंद आधा कप पानी के साथ मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम, रात लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर बैड कफ की बात करते हैं तो प्रोडक्टिव कफ में हम लोग को बहुत अच्छी दवा जो पहले याद आती है वो होती है इपिकाप। इपिकाप में जो है बलगम की बात हो रही है, प्रोटेक्टिव कफ की या बैड कफ की, तो बलगम निकलना स्वाभाविक सी बात है, तो बलगम निकलेगा। साथ में डिफिकल्टी ब्रीदिंग मिलती है देखने को, जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज है वो कॉमनली देखने को मिलती है, जैसे एज्मा के पेशेंट में मिलती है। साथ ही साथ में नोजिया एक कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है। साथ ही साथ में रैटलिंग साउंड, जब आप पेशेंट बैठा हुआ है या आपको जैसे खांसी है ना, आपके परिवार में किसी खांसी है तो एक घरघराहट की सी आवाज आती है, साथ में उसको नोजिया होता है। अगर बात करते हैं हम लोग इपिका की, तो एक कॉमन मेडिसिन हम लोग के दिमाग में आती है तुरंत से, एंटीमोनियम टार्टिकम। एंटीमोनियम टार्ट का इस्तेमाल हम लोग जब करते हैं जब जो बलगम है वो लूज है, पतला है, ज़्यादा गाढ़ा बलगम नहीं है, लेकिन घरघराहट बनी हुई है, इपिका की तरह घरघराहट बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ में उस पेशेंट में ड्राउजीनेस है, पेशेंट मतलब एक्टिव नहीं है, सुस्त है, ढीला है, ऐसे आंख बंद करके लेटा हुआ है, और वीकनेस है, फैटीग है, थकान है बहुत ज़्यादा, और जैसे ही वो लेटता है उसकी कंप्लेन बढ़ जाती है, और इसमें भी नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। एंटीमोनियम टार्टिकम लेने का तरीका वही है। अगर आपकी एक्यूट स्टेज का कफ है तो आप 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद आधा कप पानी में मिला के सुबह, दोपहर, शाम, रात ले सकते हैं। हम लोग अगर कफ की बात करते हैं तो हम लोग एकोनाइट को मिस नहीं कर सकते हैं। कुछ दवाओं की बात करें तो एकोनाइट एक बहुत अच्छी दवा है, जब सडन एंड वायलेंट अटैक हो कफ का तब उसमें एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। एकोनाइट में का एक आप सिनेरियो समझिए, जैसे आप ना कहीं बाहर घूमने जाते हैं, सडनली शाम को, रात को आप गए किसी बाहर जगह, जैसे आपने कहा कि चलो आइसक्रीम खा के आते हैं, आप शाम को आइसक्रीम खाने गए और बाहर सडनली वेदर चेंज हुआ और आपको ठंडी हवा के झोंके लगे। उस ठंडी हवा के झोंके लगने के बाद जब आप रात को लौट के आए तब आपको सडनली कफ शुरू हो गया, मिडनाइट में कफ शुरू हो गया, बहुत तेज खांसी आ रही है, सडनली हुआ है। अब एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर की वजह से हुआ है, टाइटनेस ऑफ चेस्ट है, आपकी छाती में ऐसा जकड़न जैसा फील हो रहा है, और आपको प्यास लग रही है, लेकिन आप पानी ना ब्रांडी की तरह ज़्यादा नहीं पी पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सिप से घूंट-घूंट में पानी पी रहे हैं, तो ऐसे केस में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करेगी। आप एकोनाइट लीजिए, आपको बहुत अच्छा आराम देखने को मिलेगा। साथ में एक ड्राइनेस पूरी बॉडी में ओवरऑल हर जगह रहती है, उसके हाथ में भी रूखापन रहेगा, उसके गले में रूखापन रहेगा, ये एकोनाइट के सिम्टम्स में आते हैं। ड्रोसेरा की बात ना हो और कब कंप्लीट हो जाए, ऐसा होम्योपैथी में बहुत कम देखने को मिलता है। तो ड्रोसेरा हम लोग को जब यूज़ करना है जब स्पाज्मोटिक कफ है और कंटिन्यूअस कफिंग है, मतलब पेशेंट एक जो खांसी का खांसना शुरू करता है वो बंद नहीं हो पाता, फिर दोबारा से खांसी आ जाती है, इस वजह से वो सांस नहीं ले पाता और वो हाँफने लगता है। जब वो खांसी बंद करता है तो वो लिटरली बहुत तेज हाँफता है। ऐसे कंडीशन में ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती है, जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी के साथ खांसने में कंटिन्यूअस कफिंग चलती है, और इसमें भी अग्रावेशन जो है वो मिडनाइट पड़ते हैं, लेटने पर पड़ते हैं, और साथ में गले में एक टिंगलिंग सा, खराश सा, गले में एक ऐसा खर होता रहता है, खराश होती रहती है। इस वजह से मरीज क्या है, बार बार अपना गला साफ करने की कोशिश करता है, साफ करने की कोशिश करते खांसी स्टार्ट हो जाती है, और खांसी स्टार्ट होने के बाद वो खांसते 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 उसको एज्मा लाइक सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, उसको सांस नहीं आती है। तो इस कंडीशन में ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करेगी। स्पॉन्जिया टोस्टा एक बहुत अच्छी दवा है, जब आपका ड्राई कफ विद बार्किंग नेचर, बहुत तेज साउंड के साथ ड्राई कफ जो होता है, और उसमें भी गले में टिंगलिंग साउंड आता है, और ये टिंगलिंग साउंड जो है वो बार बार ऐसा गला साफ करने का ट्राई करता है पेशेंट, और गर्म चीज़ें, गर्म पानी पीने से स्पॉन्जिया के पेशेंट को आराम मिलता है। और अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छी दवा है स्पॉन्जिया टोस्टा। बेलाडोना की बात अगर हम लोग करें, एक्यूट केस है तो बेलाडोना का आना तो कॉमन सी बात है। तो बेलाडोना हम लोग जब यूज़ करते हैं जब आपका ड्राई कोल्ड एक्सपोजर है, सडन है, एकोनाइट की तरह बर्निंग भी है, और साथ में सडन सिम्टम्स आते हैं, सडन जाते हैं, लेकिन थर्स्ट प्रेजेंट नहीं मिलती है, ब्रायनिया में ड्राइनेस नहीं मिलती, बेलाडोना में ड्राइनेस नहीं मिलती है। बेलाडोना में ड्राइनेस की जगह उसकी बॉडी में एक मॉइस्चर, एक नमी, और उसको प्यास उस तरीके से नहीं लगती है। तो ऐसे केस में हम लोग बेलाडोना की तरफ सोच सकते हैं। र्यूमैक्स एक बहुत अच्छी दवा है। र्यूमैक्स हम लोग जब यूज़ करते हैं जब कफ जो है बहुत परेशान कर रहा है, इरिटेटिंग है, मतलब ड्राई कफ है और बार बार कफ आ रहा है, और
कोल्ड एयर के कांटेक्ट में, जैसे कि अकोनाइट में था, कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आने से हुआ है, लेकिन टिंगलिंग लगातार, गले में खराश है और वो बनी ही हुई है, वो जा ही नहीं रही है, और जैसे ही वो बिस्तर पे लेटता है उसके कंप्लेन बढ़ जाते हैं। ऐसे केस में बहुत अच्छी दवा यूज़ कर सकते हैं हम लोग, र्यूमैक्स। ये सारी दवाएं जो हैं आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, आधा कप पानी के साथ मिलाकर। सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपके कंडीशन के आधार पर। अगर आपको ज़्यादा खांसी है तो आप मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हैं, और कम खांसी है तो आप ले सकते हैं। हम एक मेडिसिन बताते हैं आपको, जो आप अगर कंफ्यूज्ड हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा खांसी है, आपको समझ में नहीं आ रहा, इन दवाओं के सिम्टम्स भी नहीं मिल रहे, तो आप 2 कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, एक जस्टिशिया और एक अरेलिया रेसिमोसा। तो जस्टिशिया का मदर टिंचर और अरेलिया का रेसिमोसा का मदर टिंचर 5-5 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में, 5 बूंद जस्टिशिया मदर टिंचर डालिए, 5 बूंद अरेलिया रेसिमोसा का मदर टिंचर डालिए, और दोनों को मिला के पी लीजिए। ये कॉमनली देखा गया है कि सब तरह की खांसियों में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। होम्योपैथिक के कुछ सिरप भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं खांसी में, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिरप अवेलेबल नहीं है तो आप जस्टिशिया और अरेलिया रेसिमोसा का यूज़ कर सकते हैं। एक बायो कॉम्बिनेशन दवा आती है, बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर दवा, वो कफ, कोल्ड, कोराइजा तीनों में काम करती है। अगर तीनों के सिम्टम मिक्स होके आ रहे हैं तो आप सिंपली किसी मेडिकल स्टोर से होम्योपैथिक के आप जाके ला सकते हैं बायो कॉम्बिनेशन 6 नंबर दवा। उसकी 4 से 6 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम, रात आप मुंह में रख के उसको च्यू करेंगे, चबाएंगे हल्का हल्का, तो वो आपके कफ, कोल्ड, कोराइजा तीनों सिम्टम्स में काफ़ी अच्छी रिलीफ आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में एक जो हेल्थ टिप्स की बात करें हम लोग, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि जब आप पानी पिएंगे तो आपका बलगम जो है वो पतला हो जाएगा, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं रहेगा, तो खांसी में जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। स्टीम इनहेलेशन लेना है आपको, गर्म चीज़ों का सेवन करना है अगर आपको ठंडी की वजह से ये दिक्कत हुई है तो, और आपको बाहर कोल्ड हवाओं से थोड़ा बच के रहना है, अपने कमर को कवर करके रखना है। अगर आपको एलर्जन से इशू है, आपको हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तो उस एलर्जी से बचने का उपाय आपको करना पड़ेगा। स्मोकिंग की अगर हिस्ट्री है, उस वजह से अगर कफ बढ़ रहा है तो स्मोकिंग आपको छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ें आप कर अपनी खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं और होम्योपैथी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी खांसी को लेके या अपनी किसी और हेल्थ इशू को लेके, और आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में अपना जो है देखना चाहते हैं, आप जो मॉडर्न मेडिसिन में आपको अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है और आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे, और सारी जानकारी हम वहीं पे देंगे। वहाँ पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच में हम लोग आगे बढ़ेंगे, या आप अपने किसी नियर बाई होम्योपैथी डॉक्टर से मिलकर अपनी बीमारियों के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे फिर कभी, फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।